Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is the another video related to PNST and GNST 2024. I hope आप लोगों को आवाज़ जा रही होगी. एक्चुअली मेरा माइक ख़राब हो गया है तो मैं बिना माइक की वीडियो बना रही हूँ क्योंकि उसको ठीक करना देखने सब में टाइम निकल जाएगा और मैं बस तैयार होकर बैठी थी कि मैं वीडियो बनाऊँगी और मैंने देखा कि माइक ही नहीं चल रहा है. तो मुझे लगा कि अभी थोड़ा और डिले नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी कल वीडियो नहीं गई और मैंने आप लोगों को कम्युनिटी डाली थी कि मैं अभी ट्रैवल में हूँ तो मैं जैसे ही पहुँचूँगी तो मैं वीडियो बनाऊँगी. तो मैं बस अभी पहुंची हूँ और मैं वीडियो बना रही हूँ आज के टॉपिक के ऊपर. आप लोगों का सबसे पहला मेन कंसर्न है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं और बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों को धीरे धीरे एक एक वीडियोस में बताती जाऊँगी. एक वीडियो बनाना बहुत लंबा हो जाता है. अभी जो सबसे पहला टॉपिक है वो है PNST और GNTST के कट ऑफ के ऊपर. ओके, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट टेलिंग यू दिस इज़ अ माई ब्लॉगिंग चैनल. इसलिए मैं नए चैनल का नाम चेंज करना चाहती हूँ क्योंकि दिस इज़ अ माई ब्लॉगिंग चैनल. इसमें अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल, ट्रैवल, शॉपिंग, फैशन, मेकअप ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ. दिस इज़ अ नॉट अन ओनली नर्सिंग कंसंट्रेटेड चैनल क्योंकि उसमें सिर्फ हम क्योंकि नर्सिंग में क्योंकि हर नर्सिंग पर्सन के पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के. हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ ऐसे कैमरे पे शो नहीं कर सकते. हम सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ दिखा सकते हैं. बहुत सारे एक्शंस हो जाते हैं. पूरे इंडिया में ही ये प्रोटोकॉल है कि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ शो नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग ड्यूटी. तो इसलिए हमारे पास अपनी सिर्फ पर्सनल लाइफ को ही दिखाने का या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें ही शो करने का राइट है. सो बिकॉज आई हैव अ वेरी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बेसिक लेवल की जो मैं आप लोगों को डिलीवर कर सकती हूँ और वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं. दैट्स वाई ओनली आई एम डिलीवर टू यू. सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. और बस इस बात पे अगर आप लोग एक ओपिनियन देना चाहो क्योंकि मैं इस चैनल का नाम चेंज करके अ नर्सिंग ब्लॉग से कीर्ति नर्सिंग ट्यूब करना क्योंकि मैं जस्ट इस बात पे अगर आप अपना ओपिनियन मैं चाहूँगी प्लीज़ मैं आप अपनी थोड़ी सी सारे प्रॉब्लम्स का जो भी आप मेरे से सवाल कर रहे हो मैं उन सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ. प्लीज़ मेरी एक हेल्प करो, थोड़ा सा मुझे इस बात पे सजेशन दो या फिर ओपिनियन दो कि मुझे अपना चैनल का नाम अ नर्सिंग ब्लॉग से चेंज करके कीर्ति नर्सिंग ट्यूब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ऑब्वियसली मेरा नाम है कीर्ति, दैट्स वाई मैं इसमें अपना नाम कीर्ति नर्सिंग ट्यूब करना चाह रही हूँ इस चैनल का नाम. सो प्लीज़ कमेंट करना कि ये आइडिया जो मेरे दिमाग में आया है ये सही है या नहीं है या फिर आप लोग चाहते हो कि मैं चैनल का नाम चेंज करूं या नहीं, प्लीज़. सो चलो अभी का वीडियो आप लोगों की चलो सबसे पहले तो चलिए बोल दो कि दीदी इतनी बकवास कर रही है, हमारे काम की बात जो बतानी है वो नहीं बता रही बस. चलो PNST और GNST कट ऑफ 2024. मेरे फ़ोन में आज बहुत दिक्कत हो रही है. स्टार्ट करते हैं PNST एंड GNTST कट ऑफ 2024 के लिए. मैं सबसे पहले यहाँ से शुरू करना चाहती हूँ सीधा कट ऑफ बताने से पहले कि गाइस देखिए ऐसा है इस साल की जो PNST का जो रूल बुक आया था उस रूल बुक में आने के बाद मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था उन्होंने कोई भी सीट्स नहीं बताई हैं और जब तक वो सीट नहीं बता रहे हैं कि कितनी सीट है कहाँ पे किस कॉलेज में और वो कौन कौन सा कॉलेज रख रहे हैं लिस्ट में मतलब कहाँ कहाँ एडमिशन्स होंगे ऑब्वियसली नहीं उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है. तो जब तक कोई सीट नहीं बता रहे हैं वो कि कितनी सीट्स हैं तो हम कट ऑफ कैसे बता सकते हैं. मतलब हम मान लीजिए मुझे ही एनालाइज करना है, मुझे थोड़ी सा आइडिया है तो मैं कैसे करूं जब कोई आइडिया नहीं है कि सीट्स कितनी हैं इस बार, वो सीट्स बढ़ा के दे रहे हैं कि सीट्स कम करके दे रहे हैं क्योंकि पिछले लास्ट 2 साल से एडमिशन्स भी नहीं हुए हैं. उन्होंने लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम का उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया तो वो बच्चे भी इस बार उन्होंने फिर से या तो वो रीअपियर हुए हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है या फिर नहीं दिया है उन्होंने, तो वो साल की सीट तो खाली है ना, तो वो डबल सीट में एडमिशन्स लेंगे या जितना एक साल में जितने बच्चों का एडमिशन्स होता है उतना ही एडमिशन लेंगे. इस बारे में कोई आइडिया नहीं है किसी को भी. जो भी लोग मतलब जो भी इस बात का एनालाइज कर रहे हैं या फिर थोड़ी बहुत अटकलें लगा रहे हैं, एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इतना हो सकता है तो वो सारे लास्ट ईयर तक की जितनी सीट्स होती रही हैं उसके हिसाब से लगा रहे हैं. मैं आपको थोड़ा सा ऐसे डिफ्रेंशिएट करके बताती हूँ कि जो DME के कॉलेज हैं जहाँ पे BSc नर्सिंग होती है, DME के कॉलेज मेडिकल कॉलेजेस, उन सारे मेडिकल कॉलेजेस में इंदौर का जो कॉलेज है उस कॉलेज में एक साल पहले मतलब 2019 का जो बैच था उस बैच में
60 के एडमिशन्स होते थे और कॉलेज में इंदौर में 120 का एडमिशन होता था। उसके बाद का जो बैच था 2020 का, उस बैच में हर जगह पे 120 स्टूडेंट्स आए हैं और सिर्फ इंदौर में 210 स्टूडेंट आए। और उसके बाद का भी जो 21 का एडमिशन हुआ, 22 में एडमिशन हुआ 22 के बैच का, तो उसमें भी उन्होंने 120 की सीट्स रखी और 210 सीटें रखी उन्होंने इंदौर के लिए। तो अब इस साल वो उसको जस्ट डबल करेंगे या मतलब 120 ही रखेंगे और या फिर उसको डबल कर देंगे, इस बात का मतलब इस बात की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उन्होंने ऐसा किसी भी तरीके से कोई इस तरीके का कोई नोटिस नहीं निकाला है, कहीं भी उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है पूरे रूल बुक में। जबकि रूल बुक में सबसे पहली चीज़ यही होनी चाहिए कि उनको सीट्स बतानी चाहिए कि कितने सीट्स हैं, किस कॉलेज में कितनी सीट वो दे रहे हैं, कितने बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं। मे बी इसलिए नहीं दिया है क्योंकि उनको इस बार प्राइवेट कॉलेज का भी उन्होंने एग्ज़ाम कराया है साथ में, तो शायद मे बी हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद जब काउंसलिंग के लिए इंफॉर्मेशन आएगी उस समय पे वो ऐसा कुछ मतलब काउंसलिंग के टाइम पे वो कोई ना कोई या फिर मेरिट लिस्ट डालेंगे तो उस समय पे वो कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे, मतलब कोई ना कोई रूल बुक अपनी अपडेट करके वो देंगे जिससे ये पता चलेगा कि बिल्कुल पता चलेगा। उनको पहले कॉलेज तो बताना पड़ेगा कि किस कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स हैं, तो उस हिसाब से तो बच्चे एडमिशन लेंगे ना। तो हो सकता है कि उसके बाद हो, लेकिन फिर भी पिछले लास्ट ईयर तक जितना कट ऑफ जाता रहा है नॉर्मल सीट से, उतनी सीट्स का मैं थोड़ा सा अंदाज़ा और कैलकुलेट करके मैं आपको अभी आज बता रही हूँ कि ये आपका हो सकता है। ये आपका, मैं ये नहीं बोल सकती कि या फिर आप भी ये मत मानना कि इतने में हो ही जाएगा, क्योंकि आप लोगों को ही पता है जब तक कट ऑफ नहीं आता और जब तक और साथ में इतने सारे मतलब इतने सारी कन्फ्यूजन्स हैं, है ना, कोई भी बात का क्लेरिफिकेशन जब तक नहीं है तो हम भी अगर अंदाज़ा लगाएं तो कैसे वो हमारा अंदाज़ा सही होगा। तो उसका सिर्फ एक ही बेसमेंट है अंदाज़ा लगाने का कि लास्ट ईयर तक के जितने सीट्स रही हैं और जितने उस नॉर्मल साल में जितना कट ऑफ गया है हम वो बताते हैं। लेकिन चूँकि इस बार थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट है आप लोगों के साथ। पहला तो ये कि आपके साथ 2 बैच के बच्चों ने एग्जाम दिया है, मतलब जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया वो बच्चे भी आपके साथ हैं। और दूसरा है कि कॉलेज में उस साल की सीट्स भी तो खाली हैं। अब हो सकता है कि गवर्नमेंट उस साल की सीट को फिल ना करना चाहे और वो उनका ये हो कि हम सिर्फ इसी साल का लेंगे। उस साल को चूंकि सारे कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज ने मिलकर के ये निर्णय लिया था कि इस साल को 0 ईयर घोषित किया जाएगा, तो लेकिन कोर्ट ने बोल दिया था कि कोर्ट को नहीं इस साल एडमिशन लेना है, 0 ईयर घोषित नहीं करना है। लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मध्य प्रदेश में किसी भी तरीके का कोई भी अथॉरिटी नहीं है जिससे आप जाकर के सवाल कर पाओ आपके साथ अगर कुछ गलत हो जाए तो बस वही बात है कि कोई कोर्ट की भी बात नहीं सुन रहा। तो अब क्या बोल सकते हैं, अगर उनको बोला गया था कि 0 ईयर घोषित नहीं करना, एडमिशन लेना है, तो अगर उनको लेना होता तो इतना समय बीत गया, इतना 7-8 महीने का समय बीत गया, तो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया इस बात पे आती। लेकिन उन्होंने उस साल में एडमिशन तो छोड़िए, उस साल का रिजल्ट भी नहीं दिया। 24 का उन्होंने एग्जाम कराया, अब उसका उन्होंने रिजल्ट दिया है, तो ऑब्वियसली इसका एडमिशन भी होगा। तो आप लोगों के साथ में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, इसलिए एक्यूरेट कट ऑफ बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि वो सीट्स नहीं बढ़ाएंगे, वो जितनी नॉर्मल सीट 1 साल के लिए होती है उतनी ही सीट रखेंगे, मतलब कि 810 सीट की। हम आपको सिर्फ इस बात के बेस पे कट ऑफ बता रहे हैं कि जितनी सीट्स अभी तक नॉर्मल रहती आई हैं तो मे बी उतनी ही रहेंगी, वो कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि वो और किसी भी चीज़ में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। तो पहला है कि जैसे कि डीएमई में 810 सीटें हुआ करती थी और डीएचएस के कॉलेजेस में, मतलब जहाँ पे जीएनएम हो रहा है वहाँ पे कई बार 1200, कई बार 1000, कई बार 1050 ऐसी सीट हमेशा रहती हैं, मतलब इतनी ही रहती हैं, 1200 से ज़्यादा सीट्स नहीं होती हैं, इतनी ही सीट्स रहती हैं। तो इस नर्सिंग के लिए आपके पास में 8 कॉलेजेस हैं, मतलब 6 डीएमई के कॉलेज और 2 डीएचएस के कॉलेज। डीएमई के कॉलेजेस में आपको 6 कॉलेजेस मिलते हैं, 6 मेडिकल कॉलेज मिलते हैं, और डीएचएस का कॉलेज मिलता है आपको 2, जो कि एक कॉलेज है जबलपुर का रानी दुर्गावती कॉलेज और एक है उज्जैन का कॉलेज ऑफ नर्सिंग उज्जैन। तो ये 2 कॉलेजेस और ये 6 मतलब 8 कॉलेजेस आपके पास हैं बीएससी नर्सिंग चूज करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो जाता है वो जाता है बीएससी नर्सिंग के डीएचएस के कॉलेज का। डीएचएस के कॉलेज में कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है, वहाँ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स वाली लड़कियों का एडमिशन्स होता रहा है अभी तक। तो मैं और डीएमई के कॉलेजेस का भी
कट ऑफ लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा गया था, क्योंकि लास्ट ईयर का जो बैच है उस बैच के साथ में डीएचएस में कोई उस बैच का एडमिशन नहीं हुआ था। मतलब कि आपसे जस्ट लास्ट वाला जो बैच है उस बैच में उस वाले सेशन में उस ईयर में या उस सेशन में सिर्फ डीएमई में एडमिशन्स हुए हैं, डीएचएस में एडमिशन्स ही नहीं हुए हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने काउंसलिंग ही नहीं कराई थी। वो डीएचएस का वेट कर रहे थे। पहले डीएमई की काउंसलिंग हो गई थी और बाद में डीएचएस की काउंसलिंग हुई थी। तो बच्चे इस बात का वेट कर रहे थे कि डीएचएस की काउंसलिंग होगी तो हम डीएचएस में जाएंगे, हमको डीएमई में नहीं जाना है। तो उन लोगों ने काउंसलिंग ही नहीं कराई, लेकिन सिर्फ डीएमई में ही एडमिशन्स हुए, डीएचएस में उस साल एडमिशन्स ही नहीं हुए। तो इसलिए डीएमई का भी कट ऑफ एक साल बहुत ज़्यादा गया है। लेकिन मैंने ऑन एवरेज सब चीज़ों को कैलकुलेट करके एक मार्क्स बनाया है जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ पीएनएसटी के लिए। पहला है अनरिजर्व्ड के लिए। अनरिजर्व्ड में जिसके भी मार्क्स मतलब 50 to 51 के आसपास है, मतलब जैसे आप थोड़ा अंदाज़ा लगाना, इससे 1-2 नंबर आगे पीछे चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही कुछ होगा कि अनरिजर्व्ड के लिए 50 to 51 मार्क्स और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 48 से 49 और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो मार्क्स होते हैं, कट ऑफ होता है या फिर जो सिलेक्शन के जो मार्क्स होते हैं ना, वो लगभग इक्वली रहते हैं, वो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो इसलिए ईडब्ल्यूएस के लिए 48 से 49 और ओबीसी के लिए 48 से 49 मार्क्स और एसटी एससी के लिए जिनके मार्क्स 42, 43 में भी मान लीजिए थोड़ी बहुत 41 ऐसे है। बीएससी नर्सिंग के लिए मैं ये मार्क्स बता रही हूँ। तो इतने मार्क्स में अगर आपके पास है तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बात के कि आपका कट ऑफ क्लियर होगा और आप काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल होगे। मैं सिलेक्शन की बात नहीं कर रही, मैं काउंसलिंग की बात कर रही हूँ कि अगर वो कट ऑफ देते हैं तो मे बी यही कट ऑफ्स होंगे जिसके बेसिस पे आप काउंसलिंग करा पाओगे। फिर वो बात सीट्स के ऊपर डिफ़र करती है कि कितनी सीट्स हैं, उन्होंने कितनी सीट अलॉट की हैं, फिर उस हिसाब से वहाँ पे रैंक के कारण आपके सिलेक्शन पे बात आ सकती है। लेकिन अभी कट ऑफ क्लियर होने की जहाँ पे बात है तो वो ये नंबर्स हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 50 से 51 के समथिंग जिनके मार्क्स हैं, ईडब्ल्यूएस में 48, 49 और ओबीसी में 48, 49 और एसटी एससी में 42, 43, 41 में भी मान सकते हैं कि ऐसे जिनके मार्क्स हैं वो काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल होंगे। करेंगे। आई होप कि ये बच्चे जो थोड़ा सा सेफ फेल करेंगे और उसके बाद भी इससे थोड़ी बहुत मार्क्स कम। आप बिल्कुल इतना मार्क्स का एवरेज मत लेना, इतने मार्क्स का मार्जिन मत लेना डीएचएस की काउंसलिंग या फिर जीएनएम की काउंसलिंग के लिए भी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, सिर्फ 2-3 नंबर या फिर 1 नंबर का डिफरेंस आता है। क्योंकि मतलब 2019 में तो ऐसा हुआ था कि 2-3 नंबर में भी पॉइंट में भी कट ऑफ कम नहीं हुआ था, उतना का उतना कट ऑफ उन्होंने जीएनएम के लिए भी दे दिया था। तो ऐसा कुछ आप बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं मान सकते हो कि बहुत ही कम हो जाता है, 5 नंबर कम हो जाएगा, 6 नंबर कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 2 नंबर 3 नंबर इतना बस कम होता है। तो जो पहला कट ऑफ अगर आपका 50 से 51 नंबर है अनरिजर्व्ड के लिए, तो ये हो सकता है कि जब डीएचएस की काउंसलिंग होगी तो उस समय पे आपका 48, 47 ऐसे कट ऑफ आपके पास आ जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर डीएमई और डीएचएस दोनों की काउंसलिंग अलग अलग होती है। मैं थोड़ा सा अलग जा रही हूँ टॉपिक से, लेकिन हाँ, डीएमई की काउंसलिंग अलग कराई जाती है और डीएचएस के कॉलेज की काउंसलिंग अलग कराई जाती है। और दोनों की काउंसलिंग एमपीपीबी के उससे ही होती है, लेकिन डीएमई का अलग नोटिफिकेशन आता है और डीएचएस का अलग नोटिफिकेशन आता है। और डीएमई के टाइम पे आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं काउंसलिंग के लिए वो उस टाइम पे पता चलेगा। 6 कॉलेजेस हैं, लेकिन 6 कॉलेज में एक कॉलेज जो रीवा का कॉलेज था उसको अनसुटेबल घोषित कर दिया गया है और अनसुटेबल के बाद में वो वहाँ पे एडमिशन्स कराएंगे नहीं कराएंगे, क्या डिसीज़न है गवर्नमेंट का ये हम नहीं बोल सकते। लेकिन मैं आपको एक ज़मीन लेवल की बात बता रही हूँ कि जो प्रैक्टिकली जो चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं कि वहाँ पे जो बच्चे अभी एडमिशन हैं, जिन बच्चों का, उन बच्चों की ट्रेनिंग, क्लिनिकल और क्लासेस ये सब कुछ बंद हैं। सब बच्चे अपने घर पे हैं, वो हॉस्टल या कॉलेज में नहीं हैं। और कई बच्चों ने तो बहुत जगह पे अलग अलग जगह पे बहुत कुछ करना भी, अलग चीज़ें करना भी शुरू कर दी है।
और गवर्नमेंट उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है, मतलब उन लोगों की प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं करा है किसी ने। बहुत सारी जगहों पे उन लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, कई जगह पे उन्होंने बात भी करने की कोशिश की है सारे बच्चों ने, लेकिन उनकी प्रॉब्लम कोई सुनने को किसी ने सुना नहीं है। तो रीवा में एक बार एडमिशन लेने से पहले लोगों को सोचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक जो बच्चे हैं ऑलरेडी वो सफ़र कर ही रहे हैं, और हम सब कुछ जानते हुए भी अगर उसी आग में कूद जाएं पहले से पता होने के बाद भी, तो फिर ये आपकी अपनी खुद की चॉइस है, इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोल सकता। मैं बस एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कुछ कहीं हो रहा है तो वहाँ आपको एक बार जाने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वो कॉलेज में लेना है फिर आपके पास डीएचएस के चांसेस हैं, आप डीएचएस की काउंसलिंग करा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही एक कॉलेज है जहाँ आपको एडमिशन लेना है। बाकी सारे डीएमई के कॉलेजेस जो हैं वो सेफ़ हैं। और फिर रही बात प्रॉब्लम्स की, तो प्रॉब्लम देखो कई सारी जगह जो कॉलेजेस डेफिशिएंट हैं वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन डेफिशिएंट है तो लेकिन चीज़ें रेगुलराइज हैं, मतलब चीज़ें रेगुलर हो रही हैं, अपने सीक्वेंस में चल रही हैं, सारे सिलेबस कंप्लीट कराए जा रहे हैं, क्लिनिकल ड्यूटी कराई जा रही है। तो बाकी के जो कॉलेजेस डीएमई के डेफिशिएंट भी हैं उन कॉलेजेस में भी एडमिशन्स लिया जा सकता है। और डीएमई में आप सबसे अच्छा कॉलेज पूछो कि कौन सा है, तो सारे ही मेडिकल कॉलेज हैं, सारे ही कॉलेज अच्छे हैं। आपको चूज़ देखो, नर्सिंग में चूँकि आपको बाहर रहना होता है, बहुत सारे बच्चे हॉस्टल लेते हैं, हॉस्टल में रहना होता है, मोस्ट प्रॉब्ली कई जगह पे इस चीज़ की वो होती है, बाउंडेशन होती है कि आपको हॉस्टल में ही रहना है। और बहुत जगह पे आपको ये मतलब चॉइस मिलती है कि आप अगर बाहर रहना चाहते हो तो आप बाहर भी, वो कॉलेज पर डिपेंड करता है। वो सब मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि हॉस्टल का क्या सीन होता है, कैसे आप बाहर रह सकते हो, नहीं रह सकते हो, फ़ीस के चार्जेस क्या होते हैं, फिर फ़ीस में आपको क्या डीडी में क्या कमी आती है, क्या होती है, वो सब अलग बातें हैं, वो सब मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी। बस मैं अभी लास्ट में ये पूछना चाहती हूँ कि प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोगों को अगला वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए। डीएमई और डीएचएस में पोस्टिंग का क्या सीन है, इस चीज़ को लेके कि क्या डिफरेंस होता है डीएमई के कॉलेजेस में, डीएचएस की कॉलेजेस में, दोनों की पढ़ाई में क्या अंतर है, या फिर दोनों के सिलेबस में कुछ अंतर होता है क्या, या फिर आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए कि एडमिशन्स या काउंसलिंग कैसे होती है। तो जो भी वीडियो आप लोग चाहते हो तो उस चीज़ का कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बना पाऊँ। बस आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी। मैं बहुत ऑन ऑफ होके आज वीडियो बनाई है, मतलब बीच में कई बार वीडियो कटी है और मैं वो थोड़ा सा लॉस्ट भी हुई हूँ कि मैं क्या बात कर रही थी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।